हेलो, कैसे हैं बच्चों आप लोग। तो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। दिस इज लास्ट यूनिट ऑफ अवर मैक्रो इकोनॉमिक्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ये छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ओके। क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, आइए देखते हैं। इसमें हम क्या क्या पहले पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज द सिलेबस under the topic, that is balance of payment account, meaning and components of it, and balance of payment deficit की मीनिंग हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए, फॉरेन एक्सचेंज रेट इसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम। मीनिंग ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स भी हम यहाँ पर जानेंगे, मैनेज फ्लोटिंग को भी समझेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन अ फ्री मार्केट, ये पॉइंट्स हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देयर आर 4 पॉइंट्स, ओके। आगे देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज डिफाइंड एज द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ कंट्रीज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन अ फिस्कल ईयर, ओके। तो क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट? एक स्टेटमेंट है किसी कंट्री के अकाउंट्स का जो कि फॉरेन एक्सचेंज के इनफ्लो और आउटफ्लो को बताता है। इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, याद रखिएगा, है ना। फिस्कल ईयर वर्ड लिखा है, कभी यदि क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क में कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट और स्टॉक कॉन्सेप्ट, दैट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। याद रखिएगा कौन सा कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट, बिकॉज इट इज कैलकुलेटेड इन अ फिस्कल ईयर, ओके। तो कंट्रीज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज? फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी के इनफ्लो और आउटफ्लो का जो अकाउंट्स रखा जाता है स्टेटमेंट का, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के नाम से जाना जाता है। कुछ डेफिनेशंस हम यहाँ पर देख लेते हैं आगे। फॉरेन एक्सचेंज का मीनिंग क्या है? व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज? फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी रिफर्स टू द करेंसी अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी। देयर आर 2 मेन अकाउंट्स इन बीओपी। कौन कौन से 2 मेन अकाउंट्स हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप। बीओपी में करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, 2 अकाउंट्स के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। व्हाट इज करंट अकाउंट? करंट अकाउंट इज रिकॉर्ड ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट। करंट अकाउंट में इन तीनों चीजों का जो रिकॉर्ड रखा जाता है, ट्रेड का, गुड्स एंड सर्विसेज का, एंड ट्रांसफर पेमेंट्स का। कैपिटल अकाउंट क्या है? कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ऑफ एसेट्स। जो भी ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के जो कि हमारे एसेट और लायबिलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं, दीज आर द रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट, लाइक मनी, स्टॉक, बॉन्ड, गवर्नमेंट डेब्ट्स एक्सेट्रा, है ना। तो ये करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट्स होते हैं जो हम आगे और डिटेल्स इनका पढ़ने वाले हैं। इसमें 2 साइड होती हैं, डेबिट अकाउंट एंड क्रेडिट अकाउंट, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड्स, ओके। जैसे कि अकाउंट्स में होता है, तो डेबिट साइड ऑल एक्सपेंसेस यहाँ पर लिखे जाते हैं। एनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन विच रिजल्ट्स इन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो जहाँ पर होता है, इस तरह से ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है। तो आउटफ्लो यहाँ पर लिखा जाता है, इनफ्लो यहाँ पर। अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के थ्रू फॉरेन एक्सचेंज अगर आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर नोट होगा। अगर मान लीजिए हमने एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट के थ्रू अगर मान लीजिए करेंसी आई, तो करेंसी आई तो कहाँ जाएगा बच्चों? क्रेडिट साइड जाएगा। अगर हमने इंपोर्ट किया कोई भी कमोडिटी, अगर कंप्यूटर हमने खरीदा अमेरिका से, अगर अमेरिका से हमने कंप्यूटर खरीदा, इंपोर्ट किया, तो क्या होगा? फॉरेन करेंसी जाएगी, जाएगी तो कहाँ आएगा? डेबिट साइड जाएगा, ओके। क्लियर हो गया? ये 2 अकाउंट्स होते हैं यहाँ पर, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड्स। आगे देखते हैं, मान लीजिए ये सारे रिकॉर्ड्स जो हैं, जो भी फॉरेन एक्सचेंज होते हैं ना, ये डिफिकल्ट होता है रिकॉर्ड रखना। इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस एक्यूरेटली पूरे रिकॉर्ड्स नहीं आ पाते हैं कभी कभी ना। तो थर्ड एलिमेंट भी हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, दैट इज द एरर्स एंड ओमिशंस करके। इसमें हम जो है पॉइंट्स को नोट कर देते हैं, जो भी बैलेंस रिफ्लेक्ट करता है और जो भी कैलकुलेशन में नहीं आता है, तो एरर्स एंड ओमिशंस के अंतर्गत लिख करके हम शामिल कर देते हैं, ओके। नाउ वी स्टार्ट द मेन पॉइंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ BOP. What are the components of our BOP accounts? Current account,
कैपिटल अकाउंट एंड ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट्स, इन तीनों के बारे में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। करंट अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है एंड ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट क्या है। अगर ये क्वेश्चन आता है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी अकाउंट्स, देन यू हैव टू राइट दीज थ्री नेम्स, ओके, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। नाउ स्टार्ट फ्रॉम करंट अकाउंट्स। Current account records receipt and payments of foreign exchange on account of such transactions which do not impact asset and liability status of a country। ऐसे transactions जो asset and liability status को जो है impact नहीं करते हैं, वो transactions किसके अंतर्गत आते हैं, करंट अकाउंट के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। Liabilities or assets of a country in relation to the rest of the world neither रेज और नॉर रिड्यूस, ना ही एसेट लायबिलिटी रिड्यूस होती है ना ही रेज होती है। इन अदर वर्ड्स करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस डू नॉट गिव रेज फ्यूचर क्लेम्स, है ना, कोई भी फ्यूचर क्लेम्स ये इसमें रेज नहीं होते हैं, रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे आप, करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन अकाउंट ऑफ सच ट्रांजेक्शंस which do not impact asset and liability status of a country। इस बात को याद रखिएगा in relation to rest of the world ना, जो भी transactions ना receipt and payment of foreign exchange होते हैं जो कि किसको, asset और liability को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, मतलब सीधा सीधा इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होते हैं, एसेट लायबिलिटी से रिलेटेड नहीं होते हैं, तो करंट अकाउंट के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, याद रखिएगा। देखिए इसमें आगे क्या क्या शामिल होता है, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट, दीज 3 पॉइंट्स आर रिलेटेड इन दिस टॉपिक। ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स। तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट, अगर ये क्वेश्चन आता है तो कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट्स आर ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन गुड्स और ट्रेड बैलेंस, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ट्रेड बैलेंस मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से रिलेटेड और विजिबल गुड्स से रिलेटेड जो बैलेंसेज होते हैं वो ट्रेड इन गुड्स के अंदर शामिल होते हैं ना। अगर ये क्वेश्चन आता है ट्रेड बैलेंस के बारे में तो डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, आप क्या नोट करेंगे, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, दैट इज ट्रेड बैलेंस, ओके। ट्रेड इन सर्विसेज तो इनविजिबल गुड्स से रिलेटेड होता है, नेट फैक्टर इनकम और नॉन नेट फैक्टर इनकम, ठीक है। जो नेट फैक्टर इनकम होती है, जैसे कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, अगर आप अपना कोई व्यक्ति इंडियन बाहर वर्क कर रहा है, वहाँ से इनकम अर्न करके इंडिया में आता है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड होती है, तो ये यहाँ पर सर्विसेज में आता है। मान लीजिए कोई यहाँ पर सर्विसेज आके दे रहा है तो वो इनकम अर्न करके ले जाएगा तो वो आउटफ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रेड इन सर्विसेज के अंतर्गत आएगा। और शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, अगर ये काम हो रहा है, ब्रांचेस जो है, मान लीजिए बैंकिंग है ब्रांचेस बाहर, तो ये जो है क्या कहलाएगा, ट्रेड इन सर्विसेज नॉट फैक्टर इनकम के अंतर्गत शामिल होता है, ठीक है। फैक्टर ट्रांसफर पेमेंट्स में गिफ्ट, रेमिटीज और ग्रांट्स, मान लीजिए फॉरेन से मान लीजिए कोई गिफ्ट अपने लिए प्राप्त हुआ या रेमिटीज प्राप्त हुई या ग्रांट्स प्राप्त हुआ, तो वो वन साइडेड होता है, ये ट्रांसफर पेमेंट होता है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स कहलाते हैं, वन साइडेड भी होते हैं ये। इसके बदले में कुछ चीज़ नहीं हम दे जाती है, इन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं की जाती है ना। जैसे मान लीजिए रेमिटीज के अंतर्गत मान लीजिए कि फॉरेन में सुनामी आ गई कहीं, मान लीजिए, तो हमने कुछ वहाँ पर, या कोई बच्चे वहाँ पर, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर भूखे बच्चे हैं तो वहाँ पर हमने कुछ डोनेशन दिया ना, तो इस तरह के ट्रांसफर पेमेंट्स कहलाएंगे। उसके बदले तो हम कुछ नहीं लेते हैं ना, तो वो ग्रांट्स एंड रेमिटीज के अंतर्गत आते हैं। ऐसे हमें अगर प्राप्त होता है तो वो इनफ्लो हो जाएगा। तो ट्रांसफर पेमेंट्स भी इनफ्लो और आउटफ्लो होती हैं। ट्रेड इन सर्विसेज इनफ्लो आउटफ्लो होता है, ट्रेड इन गुड्स भी इनफ्लो आउटफ्लो होता है, ट्रेड इन गुड्स विजिबल होता है, ट्रेड इन सर्विसेज इनविजिबल होता है, और ट्रांसफर पेमेंट्स यूनिलेटरल होता है, वन साइडेड होता है। याद रखेंगे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, इनका डिटेल्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट, ओके। तो पहला पॉइंट क्या था, हमने क्या देखा था, ट्रेड इन गुड्स। व्हाट इज ट्रेड इन गुड्स? इट इंक्लूड्स
एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। फॉर एग्जाम्पल एक्सपोर्ट फॉर और इम्पोर्ट मशीनरीज का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो ट्रेड एंड गुड्स के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ट्रेड एंड सर्विसेज इंक्लूड्स बोथ नेट फैक्टर इनकम एंड नेट नॉन फैक्टर इनकम ट्रांजेक्शंस। नेट फैक्टर इनकम ट्रांजेक्शंस में क्या क्या शामिल होता है? नेट फैक्टर इनकम includes net international earnings of factors of production like labor and capital. Example, net income from compensation of employees, net investment income भी इसमें शामिल होती है, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड डिविडेंड इसमें शामिल होता है ना, ऑन अवर एसेट्स अब्रॉड, द इनकम फॉरेनर्स अर्न ऑन एसेट दे ऑन इन इंडिया, है ना, ये बाहर भी जा सकता है और आ भी सकता है। तो नेट फैक्टर इनकम, जैसे मान लीजिए हमने बाहर इन्वेस्टमेंट किया तो उससे हमें इनकम अर्न हो रही, मान लीजिए हमने कहीं पैसा लगाया तो इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, या हमने मान लीजिए फॉरेन में कोई कंपनी ओपन की तो वहाँ से हमें प्रॉफिट आ रहा है, या बाहर हमने किसी कंपनी के शेयर खरीदे तो डिविडेंड आ रहा है, तो इनफ्लो होगा ये नेट फैक्टर इनकम का, ठीक है। और अगर मान लीजिए किसी फॉरेनर ने हमारे यहाँ पर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट किया, एफडीआई वगैरह, तो इंटरेस्ट जा रहा है, या मान लीजिए उसने बिजनेस यहाँ सेटअप किया किसी फॉरेनर ने तो प्रॉफिट जा रहा है, या हमारे यहाँ की कंपनी की किसी की शेयर खरीद ली तो डिविडेंड जा रहा है, तो वो नेट फैक्टर इनकम का आउटफ्लो हो जाएगा अब्रॉड के लिए। इस तरह से इनफ्लो आउटफ्लो होता है। और सर जो नेट फैक्टर में ये शामिल हो गया, और नेट फैक्टर में प्रोडक्शन जैसे लाइक लेबर और कैपिटल, मान लीजिए लेबर वर्क किया बाहर तो इनफ्लो हो सकता है, और हमारे यहाँ कोई वर्क कर रहा है तो आउटफ्लो भी हो सकता है सर्विसेज का, ठीक है। नेट फैक्टर, नेट नॉन फैक्टर इनकम में क्या शामिल होता है? नेट नॉन फैक्टर इनकम इज नेट सेल ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज का सेल होता है यहाँ पर, जैसे बैंकिंग, टूरिज्म, मान लीजिए एसबीआई मान लीजिए फॉरेन में वर्क कर रही है, वहाँ उसकी ब्रांच है, वहाँ वो सर्विसेज सेल कर रही है अपनी, तो क्या कहलाएगा? नेट नॉन फैक्टर इनकम कहलाएगी, है ना। टूरिज्म, है ना, सॉफ्टवेयर सर्विसेज दी जा रही है मान लीजिए, तो नेट नॉन फैक्टर इनकम के अंतर्गत ये शामिल की जाती हैं। क्लियर हो गया बच्चों? ट्रांसफर पेमेंट्स वन साइडेड होती है, यूनिलेटरल होती हैं, ये भी मैंने आपको अभी समझाया। देख लीजिए इसमें क्या क्या शामिल होगा। ट्रांसफर पेमेंट्स, फॉरेन ट्रांसफर आर द रिसिप्ट्स विच द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री गेट्स फॉर फ्री विदाउट हैविंग अ प्रोवाइड एनी गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न। रिटर्न में हम कुछ नहीं देते, वन साइडेड लेन देन जो होते हैं वो ट्रांसफर पेमेंट में शामिल किए जाते हैं। दे कंसिस्ट द गिफ्ट, रेमिटीज एंड ग्रांट्स। दे कुड बी गिवन बाय द गवर्नमेंट और बाय प्राइवेट सिटीजन्स लिविंग अब्रॉड, ठीक है। कोई प्राइवेट सिटीजन भी ये कर सकता है और गवर्नमेंट भी ये कर सकती है। जैसे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मान लीजिए जापान में सुनामी आया, वहाँ पर कुछ रेमिटीज या ग्रांट्स वहाँ दिए, तो वो क्या कहलाएगा? वन साइडेड ट्रांसफर पेमेंट कहलाएगा। या मान लीजिए हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई, अर्थक्वेक वगैरह आया और अमेरिका ने मान लीजिए हमारे यहाँ कुछ दिया, है ना, रेमिटीज, तो वो वन साइडेड इनफ्लो कहलाएगा। क्लियर हुआ? ट्रांसफर पेमेंट्स क्लियर हुआ। और ऐसे गिफ्ट भी हो सकता है वन साइडेड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से बैलेंस ऑन करंट अकाउंट्स भी होते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो बैलेंस होगा वो बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाएगा, ट्रेड बैलेंस कहलाता है। ट्रेड बैलेंस जो है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। ओके, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बैलेंस होगा वो ट्रेड बैलेंस कहलाएगा। बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स मतलब सर्विसेज का जो बैलेंस होगा वो इनविजिबल्स बैलेंस कहलाएगा। करंट अकाउंट इज इन बैलेंस। करंट अकाउंट सरप्लस में भी हो सकता है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी हो सकता है, तीनों प्रकार से हो सकते हैं, ये भी समझ लीजिए। ये करंट अकाउंट जब ट्रेड बैलेंस जो है सरप्लस में हो, इनफ्लो ज़्यादा हो आउटफ्लो से, तो वो सरप्लस में हो सकता है। और करंट अकाउंट जब मान लीजिए इनफ्लो कम हो आउटफ्लो ज़्यादा हो तो डेफिसिट हो सकता है, और दोनों बराबर हो तो बैलेंस में भी हो सकता है। क्लियर हो गया? ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड सरप्लस भी हो सकता है। ट्रेड सरप्लस कब होगा, इसमें भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट इज ट्रेड सरप्लस? व्हेन एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट। जब एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो फॉरेक्स का इनफ्लो ज्यादा होगा,
जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो, है ना। तो व्हेन एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इम्पोर्ट देन ट्रेड सरप्लस, व्हेन इम्पोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट देन ट्रेड डेफिसिट, और दोनों बराबर होंगे तो ट्रेड बैलेंस होगा। क्लियर हो गया, है ना, इक्वल होगा। क्लियर हुआ पॉइंट्स। Now come to the next component of our BOP, that is capital account. What is capital account? Capital account records receipt and payment of such transactions which cause an impact on asset and liability status of a country. ऐसे लेन देन फॉरेन कंट्री से जो कि हमारे एसेट और लायबिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस कहलाते हैं। याद रखेंगे बच्चों, कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ सच ट्रांजैक्शंस व्हिच कॉज एन इम्पैक्ट ऑन एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ अ कंट्री इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लायबिलिटी एंड एसेट्स ऑफ अ कंट्री रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर आइदर रेज और रिड्यूस, है ना, या तो लायबिलिटीज और एसेट बढ़ेगा या घटेगा। इन अदर वर्ड्स कैपिटल अकाउंट्स रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस लीड्स टू फ्यूचर क्लेम्स, इससे फ्यूचर क्लेम्स भी रेज होते हैं। क्लियर, याद रखेंगे। एक बार और रीड कर लीजिए। एक मेन पॉइंट्स आपके सामने यहाँ पर शेयर करते हैं बच्चों। बहुत कंफ्यूजन बच्चों को होता है कि अगर कैपिटल गुड्स का हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही हैं, तो ये कैपिटल अकाउंट में आएगी कि कहाँ आएगी, किस अकाउंट में ये होगा? तो बच्चों याद रखिएगा, ये कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा, बिकॉज हम यहाँ पर फॉरेक्स का लेन देन कर रहे हैं। अब अगर मान लीजिए कैपिटल गुड्स मतलब प्लांट एंड मशीनरी अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रही है, मशीनरीज अगर मान लीजिए हमने खरीदी फॉरेन से, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज जाएगा, तो ये ट्रेड में आएगा। किस में शामिल हो जाएगा? मर्चेंटाइज में शामिल होगा। मर्चेंटाइज मतलब ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंतर्गत शामिल होगा बीओपी की। तो ये करंट अकाउंट में शामिल किया जाएगा। किस में शामिल किया जाएगा? करंट अकाउंट में, ना कि कैपिटल अकाउंट में। याद रखेंगे, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कैपिटल गुड्स का ट्रांजेक्शन कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट में, बीओपी के करंट अकाउंट में आएगा, क्योंकि ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी कुछ पॉइंट्स आप लोग याद रख लीजिएगा। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स प्लांट एंड मशीनरी इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैपिटल अकाउंट, इट इज इंक्लूडेड इन द करंट अकाउंट बिकॉज इट इज विजिबल ट्रेड और मर्चेंटाइज ट्रेड। ओके, और याद रखिएगा, ओनली सच गुड्स आर ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट। कौन कौन सी? विच आर टेंजिबल, है ना, जो टेंजिबल है वो, है ना, एक्सपोर्ट में आएगी। टेंजिबल कैन बी सीन क्रॉसिंग द बाउंड्रीज, बाउंड्रीज जब क्रॉस करते हैं। बाकी अगर जो टेंजिबल नहीं है तो वो सर्विसेज में जाएगी। क्लियर? चलिए बच्चों, अब देख लेते हैं कि फॉरेन जो लेन देन होते हैं वो कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट? तो आएंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल बोरिंग्स एंड एक्सटर्नल असिस्टेंस। ये इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसके अंतर्गत डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, एफडीआई, इक्विटी कैपिटल, है ना। याद रखिएगा, डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए किसी फॉरेनर ने हमारे यहाँ की ज़मीन खरीद ली हमारे यहाँ पर, तो एफडीआई होगा। ये 10% से ज़्यादा है, ठीक है, और ये 10% तक होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो ये एफआईआई याद रखिएगा। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, अगर कोई पर्सन करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत शामिल किया जाता है, कैपिटल अकाउंट में शामिल होगा। जैसे मान लीजिए किसी ने हमारे यहाँ की ज़मीन खरीद ली हमारे यहाँ करके, है ना, या हमारे यहाँ शेयर खरीद लिए, तो इस तरह के ट्रांजैक्शंस जो है इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होंगे, ठीक है। और ये जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर शामिल किए जाएंगे। इस पर मिलने वाला डिविडेंड, या मान लीजिए यहाँ पर पैसा लगाया, किसी को लोन दिया, किसी कंपनी को खरीद लिया, उससे प्रॉफिट हुआ,
जो प्रॉफिट और इंटरेस्ट होगा बेटा वो करंट अकाउंट में शामिल होगा। अभी मैंने समझाया था। तो करंट अकाउंट में शामिल होगा क्या, इंटरेस्ट, डिविडेंड जो मिलेगा वो करंट अकाउंट में शामिल होगा। लेकिन जो पैसा लगाया है, कैपिटल लगाई है, वो कैपिटल अकाउंट में शामिल होगा। दोनों में अंतर याद रखिएगा आप लोग। एक्सटर्नल बोरोइंग्स मतलब अगर फॉरेन से हम जो है पैसा मान लीजिए लोन लेते हैं, एक्सटर्नल कॉमर्शियल लोन्स होते हैं, बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म डेब्ट्स होती हैं, तो ये जो है कैपिटल अकाउंट में शामिल होगी। और एक्सटर्नल असिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, इसमें एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट से लोन लेती है ना, तो वो इंटर गवर्नमेंटल या गवर्नमेंट एड, इंटर गवर्नमेंटल और मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल लोन्स इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो अब रिटर्न में देख लेते हैं, समझ लेते हैं व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। जरा ध्यान से देखिएगा। two principal components of capital accounts are borrowings. Borrowing is split as external commercial borrowings and external assistance. Okay, मान लीजिए हम फॉरेन से कोई लेन देन करते हैं, लोन लेते हैं या किसी गवर्नमेंट से लोन लेते हैं, तो वो फॉरेन बोरिंग्स कहलाएगी। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगा, मान लीजिए फॉरेन से कोई हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करता है डायरेक्ट, ठीक है, या मान लीजिए हमारे यहाँ शेयर खरीदता है तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होगा। और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है कोई कंपनी या मान लीजिए अपनी कंपनी सेटअप करता है या ज़मीन खरीदता है हमारे यहाँ पर, तो डायरेक्ट एफडीआई कहलाएगी। तो इस तरह से ये एफडीआई एंड एफआईआई के अंतर्गत शामिल होता है। और इस तरह से अगर मान लो इंडिया कोई अपने मान लीजिए दूसरे कंट्री में अगर मान लीजिए लोन देता है तो भी वो कैपिटल अकाउंट का कंपोनेंट्स कहलाएगा। तो बोरोइंग्स और लैंडिंग, इसके एवज में क्या हो जाएगा, लेंड करना है ना, पैसा उधार देना, और फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करना, तो वो इसके अंतर्गत शामिल होता है, लोन लेना या लोन देना। ठीक है, चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं कैपिटल अकाउंट का। कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ऑफ एसेट्स एंड एसेट इज एनी वन ऑफ द फॉर्म्स इन विच वेल्थ कैन बी हेल्ड। ओके, फॉर एग्जाम्पल मनी, स्टॉक, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट, ये तो हम देख चुके हैं। तो कैपिटल इनफ्लो और कैपिटल आउटफ्लो दोनों ही कैपिटल बीओपी में शामिल किए जाते हैं। कैपिटल इनफ्लो में क्या आएगा, सच एज रिसिप्ट ऑफ लोन्स फ्रॉम एब्रॉड, सेल्स ऑफ एसेट्स और शेयर्स इन फॉरेन कंपनीज, ये सारी चीजें कैपिटल इनफ्लो को रिफ्लेक्ट करेंगी। आर द रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वहां से इनफ्लो हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड में आएगा कैपिटल अकाउंट की। एज देयर इज इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। कैपिटल आउटफ्लो कब होगा, सच एज रीपेमेंट ऑफ लोन्स, परचेज ऑफ एसेट्स और शेयर इन फॉरेन कंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। अगर हम फॉरेन कंट्री में शेयर खरीदते हैं या वहां कुछ परचेज करते हैं एसेट का या लोन का रीपेमेंट करते हैं तो क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज जाएगा। जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो डेबिट साइड में लिखेगा, इसलिए वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, तो आउटफ्लो ऑफ कैपिटल कहलाएगा। क्लियर हो गया बच्चों सभी के लिए। कंपोनेंट्स क्या क्या है इसमें आगे देखते हैं। कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट क्या क्या है, देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। अभी हमने देख लिए हैं, ये कौन कौन से हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी 2 काइंड्स, कौन कौन से होते हैं, 2 प्रकार के ये, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दैट इज एफडीआई एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफआईआई। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इक्विटी कैपिटल और री इन्वेस्टेड अर्निंग्स एंड अदर डायरेक्ट कैपिटल फ्लोज। ठीक है, मतलब कोई डायरेक्टली हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है, जमीन खरीदता है, इक्विटी कैपिटल लगाता है, तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, है ना, ऑफशोर फंड्स जो होते हैं, मान लीजिए किसी दूसरे के जरिए यहाँ पर पैसा लगाया जाता है, मान लीजिए
शेयर खरीद लिए जाते हैं किसी कंपनी के, उससे इनडायरेक्टली जो है मॉनिटरिंग हो जाती है, पोर्टफोलियो के अंतर्गत शामिल किया जाता है। एक्सटर्नल बोरोइंग्स में क्या आएगा, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स या शॉर्ट टर्म डेब्ट्स। मान लीजिए हम बाहर से व्यापारिक रूप से कोई लेन देन करते हैं या शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं तो वो एक्सटर्नल बोरोइंग्स के अंतर्गत शामिल होता है। एक्सटर्नल असिस्टेंस क्या कहलाएगा, जैसे गवर्नमेंट कोई लोन लेती है, गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट से, है ना, तो वो इस तरह से एक्सटर्नल असिस्टेंस के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ओके, आता है एक और पॉइंट, बैलेंस ऑन कैपिटल। तो ये भी वही है, बैलेंस ऑन कैपिटल, इट मींस डेबिट और क्रेडिट साइड का बैलेंस, इनफ्लो और आउटफ्लो का बैलेंस। ओके, तो बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट इज द सम टोटल ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट और नेट एक्सटर्नल बोरोइंग्स एंड नेट एक्सटर्नल असिस्टेंस, तीनों का कैलकुलेशन होता है, सम टोटल होता है। और कैपिटल अकाउंट इज इन बैलेंस व्हेन कैपिटल इनफ्लो इक्वल टू कैपिटल आउटफ्लो, अगर बराबर होता है तो क्या हो जाएगा, ये बैलेंस में रहेगा। सरप्लस में कब हो, कैपिटल अकाउंट्स राइजेस व्हेन कैपिटल इनफ्लो इज ग्रेटर देन कैपिटल आउटफ्लो, तो सरप्लस में होगा। एंड व्हेन कैपिटल इनफ्लो इज लेसर देन कैपिटल आउटफ्लो, देन कैपिटल अकाउंट जो है वो डेफिसिट में होगा। क्लियर हो गया बच्चों? फिर इसमें ओवरऑल बैलेंस भी कैलकुलेट किया जाता है। इन द इंडियन बीओपी अकाउंटिंग सिस्टम, ओवरऑल बैलेंस इज एस्टिमेटेड एज द सम टोटल ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट बैलेंस एंड एरर्स एंड ओमिशंस जो भी होते हैं, तीनों को मिला करके जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो तीनों का जो ओवरऑल बैलेंस निकलता है वही ओवरऑल बैलेंस के नाम से जाना जाता है ना, टोटल बैलेंस जो निकल के आता है। मतलब अगर मान लीजिए करंट अकाउंट सरप्लस में है, कैपिटल अकाउंट भी सरप्लस में है, तो ओवरऑल बैलेंस सरप्लस में जाएगा। करंट अकाउंट बैलेंस प्लस में है, कैपिटल अकाउंट माइनस में है, तो ओवरऑल प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो ओवरऑल बैलेंस तीनों का मिला करके होता है, ठीक है, तीनों का बैलेंस मिला करके ओवरऑल बैलेंस कैलकुलेट किया जाता है। ओके, थर्ड मेन कंपोनेंट्स आता है, दैट इज द ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इंक्लूडिंग रिजर्व ऑफ फॉरेक्स विद आरबीआई। मतलब ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट एक्चुअल में जो आरबीआई के पास अकाउंट होता है वो रिफ्लेक्ट जब होता है तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का रिफ्लेक्ट माना जाता है। उसको हम देख लेते हैं क्या है ये। तो द ओवरऑल बैलेंस इज फाइनली रिफ्लेक्ट द ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, जो है ना ओवरऑल बैलेंस होता है वो आरबीआई के अकाउंट को रिफ्लेक्ट करता है। मान लीजिए ओवरऑल बैलेंस माइनस पे है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आरबीआई से उतना पैसा लेगी, तो जो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट हो जाएगा वो कम हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये बिलो द लाइन कैलकुलेट किया जाता है, बिकॉज आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ द कंट्री एंड ऑल फॉरेक्स ट्रांजेक्शंस इन द कंट्री आर रूटेड थ्रू द आरबीआई। जितने भी लेन देन होते हैं फॉरेक्स के वो आरबीआई के थ्रू होते हैं, तो इसलिए आरबीआई का जो अकाउंट है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट वही इसको मॉनिटर करता है, वही उसी से वो रिफ्लेक्ट होता है। इफ ओवरऑल बैलेंस इज पॉजिटिव इट कॉजेज इंक्रीज इन द ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, इफ ओवरऑल बैलेंस इज नेगेटिव देन इट कॉजेज डिक्रीज इन द ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। याद रखिएगा बच्चों ये पॉइंट। The overall balance is finally reflect in the official reserve account. ओके, तो जैसे ओवरऑल बैलेंस पॉजिटिव होगा तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट क्या होगा, बढ़ेगा, और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट अगर नेगेटिव होगा तो इट कॉजेज डिक्रीज इन द ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। एक पॉइंट और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना है। कभी कभी ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट जो है वो पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, बीओपी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट जो बीओपी है ना उसके अंतर्गत ना होकर के ना रादर देन सेपरेट, मतलब उसके अंतर्गत ही लिखा जाता है। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज शोन एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत वो शामिल कर लिया जाता है। इफ ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज शोन एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट देन बीओपी ऑलवेज बी बैलेंस, तब बीओपी हमेशा बैलेंस होगा, जीरो होगा, क्योंकि वो हम पहले ही उसको कैलकुलेशन में ले लेते हैं बिकॉज ऑफ पर्पस ऑफ बैलेंसिंग बीओपी। इंक्रीज इन द ऑफिशियल रिजर्व is indicated by the negative sign
while decrease in India's is indicated by an positive sign। अगर वो डिक्रीज होता है तो पॉजिटिव साइन है, इंक्रीज होता है तो नेगेटिव साइन है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, चलिए इसको मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट बैलेंस है और कैपिटल अकाउंट बैलेंस है मान लीजिए, और यहाँ ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट भी लिखा है। अगर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट बढ़ता है इसका मतलब हम ज़्यादा पैसा आरबीआई से ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि उतना लोन बढ़ रहा है। और अगर ये बिलो जा रहा है, कम हो रहा है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, आ रही बात समझ में ना। तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इंडिकेटेड बाय एन नेगेटिव साइन व्हाइल डिक्रीज इन इंडियाज इंडिकेटेड बाय द पॉजिटिव साइन। ठीक है, इंक्रीज होता है अगर इन ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट तो ये नेगेटिव साइन है, बढ़ेगा तो नेगेटिव साइन हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि जितना बढ़ेगा उतना मतलब पैसा हमने लिया आरबीआई से, लोन लिया। और अगर ये नेगेटिव है मतलब कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये पॉजिटिव साइन है, क्योंकि उतना हमने कम पैसा लिया आरबीआई से, फॉरेक्स एक्सचेंज हमारा उतना कम हुआ है। क्लियर हुआ पॉइंट ये एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड बैलेंस करके ये पूरा नोट है, जिसमें आप देख पा रहे हैं। तो ये करंट अकाउंट बैलेंस है, करंट अकाउंट बैलेंस जा रहा है माइनस में, कैपिटल अकाउंट जा रहा है प्लस में, और ओवरऑल बैलेंस भी प्लस में जा रहा है। जब ओवरऑल बैलेंस प्लस में है इसका मतलब हमारे यहाँ पर फॉरेन करेंसी इनफ्लो हुई है, ओवरऑल बैलेंस के थ्रू इनफ्लो हुई है। तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट क्या है, वो माइनस में, क्योंकि अगर हम बीओपी को जीरो करना चाहते हैं, बैलेंस में रखना चाहते हैं, तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट माइनस में उतना ही करके इसको जीरो कर दिया गया है। तो जब माइनस में ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट है, इट मीन्स हमारे लिए ये पॉजिटिव साइन है। क्या है ये, पॉजिटिव साइन। क्यों, क्योंकि ये आरबीआई में चला गया, आरबीआई का अकाउंट्स इंक्रीज हो गया, क्योंकि ओवरऑल बैलेंस 21,550 से प्लस हो गया। तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को माइनस में लिख करके ये जीरो कर दिया गया। तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट माइनस में होना इट मीन्स हमारे लिए पॉजिटिव साइन है, और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट प्लस में होना मतलब आरबीआई का अकाउंट माइनस में जा रहा है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट कम हो रहा है। अगर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट यहाँ पर प्लस साइन होता है तो क्या हो जाएगा, हमारे लिए नेगेटिव साइन है, और माइनस में होना प्लस साइन, क्योंकि ओवरऑल बैलेंस अगर माइनस में होगा, माइनस में होगा मतलब हमें देना है तो हम कहाँ से प्लस करेंगे, ये ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट से प्लस करेंगे, और ये आएगा कहाँ से, आरबीआई से आएगा, इट मीन्स नेगेटिव साइन हो गया। क्लियर हो गई अच्छे से बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 1 मार्क में ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बीओपी ऑलवेज बैलेंसेस व्हेन ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। अगर बीओपी अकाउंट कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है तो हमेशा जो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट है ना, बीओपी ऑलवेज बैलेंस होता है जब हम ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को कैपिटल अकाउंट के अंदर शामिल करते हैं। तो बीओपी हमेशा क्या होगा, बैलेंस होगा, इट मीन्स जीरो होगा। करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज इक्वल्स टू जीरो। कब होगा ये जीरो, जब कैपिटल अकाउंट जो है उसके अंतर्गत हम ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को भी शामिल कर लेते हैं, और अगर वो अलग से होगा तो फिर निश्चित रूप से वो जीरो, मतलब ये अगर कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत हम शामिल नहीं करते हैं ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को, तो निश्चित है यहाँ पर अगर इसमें ये शामिल नहीं है तो फिर ये जीरो नहीं होगा, कहीं प्लस होगा कहीं माइनस होगा, बैलेंस भी हो सकता है, बट वो रिफ्लेक्ट करेगा, फिर वो उसको अलग से लिखा जाएगा ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को। और इसमें शामिल कर रहे हैं मतलब जैसे हमने नेक्स्ट अभी एक अकाउंट शो किया था तो उसमें यही था, है ना, बैलेंस जीरो किया गया था। ठीक है, क्लियर हुआ। इन केस ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज नॉट शोन अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, अगर पार्ट नहीं होता कैपिटल अकाउंट का तब फिर बीओपी या तो सरप्लस में होगा या फिर डेफिसिट में होगा। ठीक है, या तो सरप्लस में होगा या डेफिसिट में होगा। उसके अंतर्गत इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम होगा, या तो इक्विलिब्रियम में रहेगा या डिसइक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इक्विलिब्रियम में कब रहता है, जब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों मिला करके जीरो होता है तो वो इक्विलिब्रियम होगा, और डिसइक्विलिब्रियम कब होगा, जब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का जो ओवरऑल बैलेंस है, ओवरऑल बैलेंस अगर मान लीजिए माइनस या प्लस में आता है तो वो डिसइक्विलिब्रियम में शामिल किया जाता है। ओके, तो बीओपी इज इन डिसइक्विलिब्रियम, बीओपी इज इन सरप्लस एंड बीओपी इज इन डेफिसिट, तीनों हो सकता है। आगे मेन पॉइंट पर हम आते हैं। एक और टॉपिक आता है जो मेजर इंपॉर्टेंट है, वो है ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस, डेफिसिट एंड सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर वो डेफिसिट सरप्लस होता है
तो ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं उनको अलग अलग क्लासीफाई किया जाता है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स आर द बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजेक्शन्स विच आर अंडरटेकन फॉर सम इकोनॉमिक मोटिव्स सच एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। दीज आइटम्स आर ऑल्सो कॉल्ड अबव द लाइन आइटम्स इन द बीओपी। ठीक है, मतलब जो भी लेन देन हमारे होते हैं फॉरेक्स में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, लेन देन के लिए, बिजनेस से पर्पज से, तो वो अबव द लाइन लिखे जाते हैं, ऑटोनोमस होते हैं, ये बीओपी को रिफ्लेक्ट करते हैं और मतलब शामिल होते हैं इसमें, है ना। और अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं? अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स आर द बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजेक्शन्स विच आर डिटरमाइंड बाय द गैप इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो अंतर होता है, मतलब जो सरप्लस या डेफिसिट होता है, उसको कवर करने के लिए जो ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं वो अकोमोडेटिव ट्रांजेक्शन्स होते हैं। इन अदर वर्ड्स दे आर डिटरमाइंड बाय द नेट कंसिक्वेंसेस ऑफ द ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस। ये ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस के अलावा मतलब ये होते हैं, मतलब ये एक्चुअल में कंसिक्वेंसेस का मतलब ये किसका परिणाम है? ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन का परिणाम है अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन हम बिजनेस पर्पज से लेन देन करते हैं, चाहे वो ट्रेड बैलेंस हो, है ना, चाहे अदर जो भी लेन देन हो, वो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस के अंतर्गत आते हैं। अबव द लाइन हमने वो कैलकुलेट करना होते हैं, और उससे जो बैलेंस निकलता है, डेफिसिट या सरप्लस जो होता है हमारा बीओपी का, तो उसको पूरा करने के लिए, बैलेंस में लाने के लिए हम अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस करते हैं, याद रखिएगा। तो अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस जो होते हैं वो कंसिक्वेंसेस होते हैं ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस का, मतलब ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस का ही परिणाम है अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस। दीज आइटम्स आर द बिलो द लाइन, इसको बिलो द लाइन भी बोला जाता है बीओपी में। ठीक है, डिफरेंसेस हैं, इन डिफरेंसेस को भी आप लर्न कर लीजिएगा, कभी कभी ये डिफरेंसेस भी आ जाते हैं नोट करने के लिए। तो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस आइटम्स रिफर्स टू सच बीओपी ट्रांजेक्शंस विच आर अंडरटेकन फॉर द consideration of profit. Accommodating transactions items are free from the consideration of the profit. Autonomous transactions items are the cause of BOP balance, इसको BOP बैलेंस इसके कारण रिफ्लेक्ट होता है। Accommodating transactions में BOP बैलेंस को बनाया जाता है, इम्बैलेंस को ठीक किया जाता है ना। तो इस तरह से ये अंडरस्टूड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस आइटम्स में मे इन्वॉल्व द गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें ये सारी चीजें नहीं होती हैं शामिल। Autonomous items are classified as above the line and these are the below the line. Okay, clear? आते हैं लास्ट पॉइंट पर, सिग्निफिकेंस ऑफ बीओपी अकाउंट। क्या क्या फायदे हैं बेटा बीओपी अकाउंट बनाने के, क्यों हम बनाते हैं? तो फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी का फाइनेंशियल स्टेटस पता चलता है अगर बीओपी अकाउंट सरप्लस में है ना, और बीओपी अकाउंट जो हमारा ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से ये फायदेमंद है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इससे पता चल जाती है, ये भी फायदेमंद होता है। और एक्स माइनस है मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड बैलेंस का पता चल जाता है, जो कि कंपोनेंट है एडी का। मार्केट पोटेंशियल का पता चलता है कि हमारे यहाँ कितना मार्केट पोटेंशियल है। अगर मान लीजिए हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोडक्शन लेवल हमारा बहुत अच्छा है और क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये सारी चीज़ें जानकारी में लगती हैं। मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज इसके थ्रू हम बना सकते हैं। तो ब्रीफली बीओपी अकाउंट्स रिवील्स फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बीओपी अकाउंट से हम पूरा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का पता लगा सकते हैं। फॉर लेस डेवलप्ड कंट्रीज इट इज हाईलाइट्स द नीड्स ऑफ आवर बोरिंग्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, क्लियर हुआ बच्चों यहाँ तक? ठीक है बच्चों, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी के लिए थैंक यू। वीडियो को देखिए, शेयर करिए और अंडरस्टूड करिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन, अच्छे से प्रिपेयर करिए। ओके, बाय।